नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मनोविज्ञान, जिसके अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है मनोविज्ञान। उससे संबंधित सभी प्रश्न या सभी तथ्य हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। बेहतरीन नोट्स हैं ये। आरबीएससी एनसीईआरटी की जो किताबें चलती हैं उन पर भी आधारित है, कुछ गाइड से भी लिए गए हैं और कुछ ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है यूट्यूब वगैरह पर या ऐप वगैरह पर उनसे भी ली गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल नोट्स बहुत शानदार है और आपको बहुत से प्रश्न इन्हीं नोट्स में से देखने को मिल जाएंगे। तो मनोविज्ञान वैसे तो जितनी बार आप इसको पढ़ोगे उतना ही आपको याद होता जाएगा और इसमें कुछ तथ्य समझने के हैं, कुछ तथ्य आपको याद करने के हैं। जैसे मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके जनक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद ही करनी है, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। बाकी जैसे कुछ परिभाषाएं वगैरह होती है तो वो आपको याद करनी है। मनोविज्ञान जैसे साइकोलॉजी शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल जो प्रोसेस होती है, अनुभव तथा व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो ऐसी जटिल परिभाषाएं हमने आपको इसमें नहीं दी है। बिल्कुल सरल तरीके से बनाए हुए होममेड या हस्तलिखित जो नोट्स होते हैं वो बनाए हैं। अगर आपने हमारे चैनल इजी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मनोविज्ञान पूरे शानदार तरीके से कराई जाएगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए ये वीडियो। मनोविज्ञान मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान का जो विषय था दर्शन शास्त्र उससे हुई है। सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए और ये भी कहा था कि हे मनुष्य, तू स्वयं के मन के अंदर झांक कर देख, तू जो चाहता है वह तुझे मिलेगा। ये कहा था सुकरात ने। आगे बात करते हैं 4वीं सदी में प्लेटो, ये सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। इसके अनुसार आत्मा ही परमात्मा होती है और ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य परस्पर बंधे हुए हैं और इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। पंचतत्व से प्रकृति और मनुष्य दोनों का निर्माण हुआ है। प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कहते हैं। ये कहा था वास्तविक जनक कोलसनिक ने कहा था। प्लेटो ने सर्वप्रथम आत्मा की अवधारणा दी थी। सर्वप्रथम आत्मा की अवधारणा प्लेटो ने दी थी। आत्मा के भाव के कारण परम शक्ति को ईश्वर मान बैठता है। ये कहा था प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। अरस्तु मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके आत्मा के अध्ययन के रूप में इन्होंने अध्ययन किया था और आत्मा को प्रमुख केंद्र माना था। इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को कहा था काल्सनिक ने, जबकि मनोविज्ञान के जो जनक या प्राचीन मनोविज्ञान के जनक स्किनर ने भी इनको मनोविज्ञान का जनक कहा था, अरस्तु को। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी डी एनिमा। रुडोल्फ गोएकले एक यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1590 में रुडोल्फ गोएकले ने आत्मा का अध्ययन को लेकर मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था साइकोलॉजिया, जिसमें साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। साइके और लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी बना है। साइके और लोगस ये दोनों शब्द ग्रीस या यूनानी शब्द हैं जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। देकार्ते इन्होंने आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से जोड़ा था, जिसके कारण हब्स, कांट और लॉक ने इनका विरोध कहा था। देकार्ते ने कहा था कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान का जो अध्ययन बिंदु माना जाता है वो माना जाता है व्यवहार। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। मनोविज्ञान की शुरुआत या विकास 4 चरणों में या 4 भागों में मानते हैं। पहले है आत्मा के अध्ययन के रूप में, जिसे एरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु ने इसकी शुरुआत की थी और इसका समर्थन किया था प्लेटो, रुडोल्फ गोएकले, देकार्ते, हिपोक्रेट्स, सुकरात ने। इसकी आलोचना भी की थी रोस ने। मध्य युग आता है या दूसरे नंबर पर आता है मन मस्तिष्क का शाखा के रूप में। इटली के जो दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, उन्होंने मन मस्तिष्क के रूप में इसको बताया था। इसका समर्थन किया था हब्स, कांट, जॉन लॉक, स्पिनोजा, रिचेरी, थॉमस रीड, बर्कले और लिविनीज ने। तीसरे नंबर पर आता है चेतना के विज्ञान के रूप में, जो अमेरिका के विलियम जेम्स थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसका समर्थन किया था विलियम वुंट ने, विलियम वाइट्स ने, जेम्स सली ने,
जेम्स चैडविक ने, टिचनर ने। इन्होंने कहा था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, ये कहा था विलियम जेम्स ने। एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1870 में लिखी थी ये विलियम जेम्स ने। चेतना के विज्ञान की आलोचना की थी सिगमंड फ्राइड और विलियम मैकडूगल ने। आगे बात करते हैं, अमेरिकी मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। सन 1879 यानी 1879 में जर्मनी की जो कार्ल मार्क्स या लिप्जिंग या कार्नविल्स विश्वविद्यालय है उसमें मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने बनाई थी। प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक इसीलिए विलियम वुंट को माना जाता है। अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन भी विलियम वुंट ने किया था। चेतन अनुभूति का विज्ञान के रूप में इसको बताया था। इंग्लैंड के जो विलियम मैकडूगल थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें चेतना को बुरा या दुर्भाग्यपूर्ण माना था। संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, ये कहा था जेम्स ने, विलियम जेम्स ने कहा था कि संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य किया था विलियम वुंट ने, जबकि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड विने ने। व्यवहार के अध्ययन के रूप में जेबी वॉटसन ने। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में स्वीकारने का खंडन भी विलियम वुंट ने ही किया था। व्यवहार के अध्ययन के रूप में जेबी वॉटसन ने, और इसका समर्थन लगभग सभी ने किया था। वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, स्किनर, कॉल्सनिक, थार्नडाइक, हॉल, क्रो एंड क्रो, मर्फी, मन, बोरिंग, लैकफील्ड। मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान कहा था, और ये कहा था कि मुझे तुम एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। जेबी वॉटसन ने कहा था ये। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना था और व्यवहारवाद का जनक और 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक ये जेबी वॉटसन को कहते हैं। और व्यवहारवाद इनकी एक पुस्तक थी जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। आगे बात करते हैं, चिंतन, स्मरण और कल्पना, ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। पुत्र अल्बर्ट और खरगोश के मध्य अनुबंधन स्थापित किया था जेबी वॉटसन ने। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी टॉक टू टीचर्स, जो विलियम जेम्स की थी, शिक्षा मनोविज्ञान की थी ये। वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, मन और चेतना का त्याग करके व्यवहार के स्वरूप को अपनाया है। यह है वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा। मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं होती है, बाल मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, औद्योगिक, व्यक्तिक, पशु, परा, सैन्य मनोविज्ञान, विधि मनोविज्ञान, अनुप्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक, चिकित्सा, संज्ञानात्मक, ये कुछ मनोविज्ञान की शाखाएं होती है। देखिए, मनोविज्ञान की शाखाएं आर्थिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान ये नहीं होती है। मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव पर आधारित व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव के आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। बोरिंग ने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। पिल्सबरी ने कहा था कि संतोषजनक शब्दों में मानव व्यवहार का विज्ञान है। मर्फी ने कहा था कि जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार है। क्रो एंड क्रो ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है। सेंट्रोक ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। संबंध त्रि, जिसमें बालक, शिक्षक, विषय वस्तु और समाज या विद्यालय, ये कहा था रायबर्न ने। जो संबंध त्रि जो था वो दिया था रायबर्न ने। आगे अपन बात करते हैं, भारतीय प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1915 में ओपन हुई थी। मनोविज्ञान धनात्मक होता है, सकारात्मक होता है और व्यवहारात्मक होता है, विधायक व्यवहार होता है और अप्लाइड होता है यानी अनुप्रयुक्त होता है। ये नियामक और आदर्शात्मक और अनुप्रयुक्त नहीं होता है। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय या जो स्कूल हैं, 5 स्कूल दे रखे थे। पहला है संरचनावादी, प्रथम और सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध था ये। संरचनावादी या निर्मितवाद या निर्माणवाद, जो विलियम वुंट ने 1879 में दिया था, 1879 में। इनके शिष्य थे टिचनर और एडवर्ड और बेडफोर्ड। अंतर्निरीक्षणवाद भी इसको कहते हैं, अस्तित्ववाद भी इसको कहते हैं। प्राणी में छोटे छोटे संपत्तियों का संगठन होता है और चेतना के 3 तत्व बताए थे इन्होंने, संवेदना, भाव या अनुराग और प्रतिबिंब।
संवेदना का निर्माण इंद्रियों के द्वारा होता है और निर्मितवाद का जो केंद्र है वो बालक को माना था। मनोविज्ञान के स्वरूप को भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया था संरचनावादियों ने। और मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कार्ल मार्क्स लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में खोली गई थी। द पास्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी ये शोध पत्र था जो टिचनर का था 1898 में। आगे बात करते हैं प्रकार्यवाद या कार्यवाद। अमेरिका के जो विलियम जेम्स थे उन्होंने इसकी अनौपचारिक स्थापना की थी और इसके विकास का श्रेय या औपचारिक स्थापना अमेरिका की जॉन डीवी को जाता है। अन्य इसमें आते हैं कैटल, थॉर्नडाइक, एंजेल कार्ल, ये आते हैं। प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया था। कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधी व्यवहारों को देखा जाता है। मनोविज्ञान की दूसरी जो प्रयोगशाला है वो विलियम जेम्स ने बनाई थी मैसाचुसेट्स अमेरिका में 1895 में। आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा दी थी और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स कहलाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में विलियम जेम्स ने लिखी थी। यह आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी। संरचनावाद की जो औपचारिक स्थापना है, औपचारिक स्थापना वो जॉन डीवी ने की थी औपचारिक स्थापना। आगे बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद में आते हैं वियना ऑस्ट्रिया के यहूदी परिवार में जन्मे थे सिगमंड फ्राइड, उन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया था। इसके विकास का श्रेय इनके शिष्य जुंग और पुत्री अन्ना फ्राइड को जाता है। मानसिक तर्क का संप्रदाय था। मनोविज्ञान व दर्शन से अप्रभावित था। पागलों की भूलने की बीमारी हिस्ट्रीशिया पर शोध किया था और मन के 3 भाग बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन भाग 1/10 होता है। नैदानिक परिस्थितियों चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। अचेतन मन के अध्ययन पर बल दिया था। कौन से मन पर? अचेतन मन पर। मुक्त या स्वतंत्र साहचर्य विधि, सम्मोहन या स्वप्न विश्लेषण विधि मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड से संबंधित है। रिट में पूछा गया था स्वप्न विश्लेषण विधि के बारे में। आगे है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद अमेरिका की जॉन ब्रोड्स वाटसन यानी जेबी वाटसन ने 1913 में दिया था व्यवहारवाद, जिसका समर्थन लगभग सभी ने किया था। व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं, ये धनात्मक और सकारात्मक होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। मानव को यंत्रवत माना था और बालक साहचर्य व्यवहार से सीखता है। उद्दीपन, अनुक्रिया, वातावरण, पुनर्बलन ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। मनोविज्ञान की 4 विधियाँ बताई थी: प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और वर्बल रिपोर्ट। आगे बात करते हैं एजुकेटम। एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ये एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द से बना है। गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, संपूर्णवाद या संज्ञानवाद। जर्मनी के जो मैक्स वर्दिमर थे उन्होंने 1911-12 में ये दिया था। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार या समाकृति। इसके जो सह संस्थापक थे वो थे कोहलर और कोप्ता। समर्थन कुर्ट कोप्ता, कुर्ट लेविन, आलपोर्ट और कोहलर ने किया था। थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का ये खंडन करता है। कौन सा? समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद। सीखना सूझ या अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान होता है, फिर सूझ या अंतर्दृष्टि होती है, फिर नया अनुभव या आहा अनुभव होता है और फिर अधिगम या सीखना होता है। मानव व्यवहार पर बल दिया था। व्यवहार और चेतना के अध्ययन पर बल दिया था। मनोविज्ञान को मानसिक क्रियाओं का संगठन माना था। बुद्धि, संज्ञान, सूझ, समस्या समाधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं साहचर्य संप्रदाय। जो इंग्लैंड के जॉन लॉक थे उन्होंने ये दिया था। बालक के व्यवहार और वातावरण के साहचर्य व्यवहार में संबंध बताया था। इन्होंने कहा था कि बालक का मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज के समान होता है, जिसको टेबुला रासा भी कहा था, और उस पर वह जीवन के अनुभव लिखता है साहचर्य व्यवहार से। मानवतावाद संप्रदाय। अब्राहम मैस्लो जो इंग्लैंड के थे इसको मांग पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रेरकीय या हार्मिक या प्रयोजनवादी विलियम मैकडूगल। चेतना का विरोधी संप्रदाय था। आत्मसम्मान को महत्व दिया था इन्होंने। आचरण और व्यवहार ही प्रेरक या प्रयोजन को वर्णित करते हैं। प्राणी का व्यवहार यांत्रिकीय यानी मशीनीय नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये कहा था। आगे बात करते हैं
प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे वो थे थॉर्नडाइक, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहते हैं क्योंकि ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और 1922 में इन्होंने CAVD तत्व दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से बना है। एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसेर, ये तीनों ही शब्द दिए गए हैं जो लैटिन भाषा के हैं एजुकेशन से। प्रचलित अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। वास्तविक अर्थ होता है बालक के व्यवहार को परिमार्जित करने की या प्रकाशित करने की क्रिया। व्यापक अर्थ होता है जीवन पर्यंत सार्वभौमिक रूप से सीखना। संकुचित या संकीर्ण अर्थ होता है विद्यालय महाविद्यालय में सामान्य पढ़ना। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं जो अरस्तु ने दी है। अरस्तु, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाती है। जॉन लॉक ने कहा था कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। गांधी जी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। 4H अवधारणा भी गांधी जी ने दी थी। 4H के अंदर हेड, हैंड, हेल्थ और हार्ट आते हैं। आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। फ्रॉबेल ने कहा था शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देती है। पेस्टोलॉजी ने कहा था शिक्षा बालक की जन्मजात योग्यताओं का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास करती है। काल्सनिक ने कहा था शिक्षा बालक में शारीरिक और मानसिक विकास करती है। चार्ल्स स्किनर ने कहा था शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होती है। एबिंगहॉस ने कहा था कि मनोविज्ञान का इतिहास छोटा परंतु अतीत या भूतकाल लंबा है। फ्रॉबेल ने कहा था शिक्षा प्रक्रिया द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। 3R सिद्धांत, जिसमें लिखना, पढ़ना और गणना करना आता है। राइट, रीड और अर्थमेटिक आता है। 4H सिद्धांत में हेड, हैंड, हेल्थ और हार्ट आते हैं। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। शिक्षा के प्रकार 3 बताए हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक में आते हैं जिसमें समय और स्थान निश्चित होता है जैसे स्कूल और कॉलेज। अनौपचारिक में आते हैं जिसमें स्थान निश्चित नहीं होता है जैसे परिवार में भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। निरौपचारिक आती है आपकी दूरस्थ या पत्राचार या इग्नू या VMOU या रेडियो या मोबाइल। शिक्षा के जो तत्व होते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स के अनुसार, शिक्षक और शिक्षार्थी या छात्र। त्रिमुखी प्रक्रिया जो जॉन डीवी ने दी थी, उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और जॉन डीवी ने समाज दिया था। आगे बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास का श्रेय अमेरिका के जो शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी को दिया जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शिक्षा और समाज। प्रगतिशील शिक्षा के लिए जाने जाते हैं जॉन डीवी। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं करते हैं। कॉल्सनिक ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। स्टीफन ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। स्किनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, यानी अध्यापन और अधिगम से संबंधित है। क्रो एंड क्रो ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। विलियम जेम्स ने कहा था कि धरती से आसमान तक जो भी वस्तुएं हैं वो शिक्षा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कहा था स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करती है, ये कहा था गैरिसन ने। शिक्षक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जितना जानता है वह उतना ही जानता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, ये कहा था मॉन्टेसरे ने। विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान किया जाता है, ये कहा था काल्सनिक ने। महत्वपूर्ण तथ्य में बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक होता है, सामाजिक होता है, व्यवहार परक होता है, धनात्मक होता है, सकारात्मक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है वो बालक होता है और इसका आधार होता है मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है जबकि मनोविज्ञान सभी के लिए जरूरी है। मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत वैयक्तिक होते हैं। बालक एक सक्रिय विद्यार्थी होता है, ये कहा था जॉन डीवी ने। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1890 शिकागो में जॉन डीवी ने खोली थी शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा की प्रक्रिया के 2 पक्ष बताए हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये बताए हैं जॉन डीवी ने। शिक्षा मनोविज्ञान के 6 तत्व होते हैं जो लिंडग्रेन ने बताए हैं, जिसमें अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति, अधिगम अनुभव, शिक्षण स्थिति और अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन। एक शिक्षक को बच्चों के स्वभाव का उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना विषय या पाठ्यक्रम का है, ये कहा था थॉमस फोलर ने।
बाल केंद्रित शिक्षा का विचार सर्वप्रथम दिया था रूसो ने अपनी पुस्तक ईमाइल में। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी, ये विलियम सली इंग्लैंड के थे, उनकी पुस्तक है। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये गेसेल की रचनाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में अमेरिका के थॉर्नडाइक पर प्रकृतिवादी विचारक रूसो की पुस्तक थी ईमाइल या उपन्यास, उसका प्रभाव पड़ा। इस उपन्यास में रूसो ने बालक को एक पुस्तक के समान बताया जिसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए, यानी शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। इसी कारण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय रूसो को जाता है। इसी पुस्तक में बालिका को चार दीवारी की शिक्षा जबकि बालक को बाह्य सामाजिक वातावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कहा था। और बालक बालिका को प्रारंभिक शिक्षा साथ साथ माध्यमिक शिक्षा अलग अलग और स्नातक की शिक्षा फिर से साथ साथ दी जानी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1900 ईस्वी में जॉन डीवी ने की थी। शिक्षक प्रशिक्षणों के प्रणेता अमेरिका के जॉन डीवी हैं। भारत में शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1920 में हुई थी। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1920 बड़ौदा गुजरात से मानते हैं और बाल विकास की शुरुआत 1930। भारत में बाल विकास का श्रेय ताराभाई मोटेज और गिजुभाई बघेला को जाता है, जिन्होंने बाल मंदिर संस्थान बनाया था गुजरात में 1930 में। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने की थी और इसकी उत्पत्ति 1900 में हुई है और वास्तविक शुरुआत 1920 से मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्र दे रखे हैं जिसमें जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे आते हैं। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ गेसेल की है। गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये भी गेसेल की है। बाल मनोविज्ञान का संबंध बालकों में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, ये कहा था आइजनेक ने। विकास सुखद दुखद अनुभूतियों का अनुभव है, ये कहा था गॉर्डन ने। बालक द्वारा बोले गए प्रथम शब्द कहलाते हैं हेलो फ्रेजेज। जीन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तुएं वातावरण है, ये कहा था बोरिंग ने। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया था न्यूमैन और फ्रीमैन ने और गाल्टन ने भी किया था। न्यूमैन ने वंशक्रम के ऊपर आधारित किया था, फ्रीमैन ने फ्री होकर वातावरण के ऊपर आधारित अध्ययन किया था। आगे बात करते हैं केस स्टडी या जीवन इतिहास विधि की शुरुआत टाइडमैन ने की थी। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक टेने की है जो 1869 में इन्होंने लिखी थी, 1869 में लिखी थी। आगे है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ये डार्विन की है। द माइंड ऑफ चाइल्ड, ये प्रेयर की है जो 1881 में लिखी थी। बात करते हैं सर्वप्रथम 1628 ईस्वी में यूरोप के कॉम्युनिस्ट ने बाल विकास के बारे में सोचना शुरू किया। कॉम्युनिस्ट ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी या शिशु पाठशाला की शुरुआत की और 1657 में 2 चित्रमयी पुस्तकें लिखी थी, द ग्रेट डिडैक्टिक। 18वीं सदी में जर्मनी के पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के बच्चे पर अध्ययन करके 1776 में बेबी बायोग्राफी लिखा था। इसके विचार के स्वरूप बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ। अतः बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो जर्मनी के पेस्टोलॉजी को मानते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था बाल विकास का पेस्टोलॉजी ने। बेबी बायोग्राफी लेख की प्रभाव जर्मनी के ही बच्चों के डॉक्टर टाइडमैन पर पड़ा। तो 1784 में बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का जन्म हुआ, इसलिए चिकित्सा मनोविज्ञान के जनक टाइडमैन को माना जाता है। सर्वप्रथम श्रीमती विक्टोरिया हार्लोक ने कहा था कि बालक का विकास गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, इसलिए हार्लोक को बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। 1893 ईस्वी में अमेरिका के बाल विकास आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से स्टैनली हॉल ने की थी और बाल विकास आंदोलन या विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक या किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल को ही कहते हैं। इन्होंने पेडोलॉजिकल सेमिनार एक पत्रिका थी वो चलाया था। बाल अध्ययन सोसाइटी आंदोलन के जनक भी स्टैनली हॉल को कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा था कि बालक का विकास उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, यानी वंशक्रम इनटू वातावरण बराबर होता है बाल विकास। जेम्स ड्रेवर, बाल विकास बालक के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक का इसमें आता है। और वुडवर्थ ने कहा था जन्म से पूर्व से परिपक्वता तक। बर्क ने कहा था कि बर्क ने कहा था कि गर्भकाल से लेकर
जन्म के बाद किशोरावस्था तक। वुडवर्थ ने कहा था कि वे तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वुडवर्थ ने तत्व कहा था, जिम्बर्ट ने वस्तुएं कहा था और रॉस ने शक्तियां कहा था। मुनरो ने कहा था कि भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। बाल विकास को बर्क ने सर्वप्रथम परिभाषित किया था बर्क ने। आगे अपन बात करते हैं कि व्यक्ति की वे सभी शारीरिक संरचनाएं और क्रियाएं वंशक्रम है जो वह अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त करता है, ये कहा था डगलस और हॉलैंड ने। आगे है वंशक्रम। बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है वंशक्रम और वातावरण। तो वंशक्रम का मूलाधार कोष या सेल होते हैं। कोष के अंदर गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र लंबा होता है, वाई गुणसूत्र बौना या गोल होता है। वंशक्रम की भूमिका हमारी मानसिकता के निर्माण में होती है। शरीर की संरचना, रंग रूप, कदकाठी ये इसको अंदर आती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में, कार्य व्यवहार और व्यवसाय में, विचार, संवेग, नैतिक अभिवृत्ति ये सब इसके अंदर आते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं या विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहा था बीएन झा ने। पटाऊ सिंड्रोम 13 और 1 अधिक हो जाता है। एडवर्ड में 18 और 1, डाउन में 21 और 1 अधिक हो जाता है। इनको याद रखने का जो तरीका है वो है पढ़ के क्या बनोगे आप, टीचर बनोगे साहब। तो P4 होता है पटाऊ सिंड्रोम जो 13वें गुणसूत्र की वृद्धि से होता है। A4 होता है एडवर्ड सिंड्रोम जो 18वें गुणसूत्र से होता है। D4 होता है डाउन सिंड्रोम जो 21वें से होता है। K का अर्थ होता है क्लाइनफेल्टर जो 46 की पुनरावृत्ति से होता है। पढ़ के टीचर बनोगे। T होता है एक टर्नर सिंड्रोम और होता है, वो भी एक अधिक से होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं वातावरण की। तो प्रमुख वातावरणीय कारक जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं उनमें आते हैं जन्म स्थान, जन्म क्रम, बीच की संतान का विकास अधिक होता है, पोषण, परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण का, खेल मैदान, इसमें सर्वाधिक सामाजिकरण होता है खेल मैदान में, मित्र मंडली, प्रशिक्षण, शिक्षा, भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से दूरी, पास वाले कम विकसित होते हैं, शुष्क वायु, प्रकाश और प्रेम। विकास के वंशक्रम संबंधी कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है बीजमैन का जो बीजकोष जननद्रव्य अमरता या निरंतरता का सिद्धांत है। इसे अर्जित गुणों या का अवितरण का सिद्धांत या अस्थानांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बीजमैन ने दिया था। चूहों की पूंछ पर प्रयोग किया था। जननद्रव्य कभी मरता नहीं है, शरीर मर जाता है पर जीव अमर है, संतानों के रूप में अमर है और निरंतर बना रहता है। 2 कोष बताए थे, दैहिक और लैंगिक कोष। आगे बात करते हैं अर्जित गुणों का संक्रमण जो लेमार्क ने जिराफ की गर्दन के और टांगों के ऊपर दिया था। मौलिक गुणों का संक्रमण ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक चेकोस्लोवाकिया के चर्च के पादरी थे, उन्होंने दिया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। सफ़ेद और काले चूहे पर भी प्रयोग किया था। तीसरी पीढ़ी में मौलिक गुण पुनः प्रकट हो जाते हैं, यानी नानी के गुण नातिन में और दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। यह अनुपात दे रखा है 3:1, 9, 6, 3, 1। समान प्रतिमान या समरूपता या समानता या मॉडल प्रतिरूप ये दिया था सोरेनसन ने। गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन का जीव सांख्यिकी नियम या बायोमेट्रिक, इसमें माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और परमदादा इससे आते हैं। जैसे माता पिता से 50% गुण आते हैं, दादा दादी से 25% आते हैं, परदादा से 12.5 आते हैं, परमदादा से 6.25 आते हैं। तो इस तरह से कम होते जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रत्यागमन या विपरीत गुणों का सिद्धांत। तो इसका समर्थन सोरेनसन ने किया था। जैसे हिरण्यकश्यप राजा के भक्त प्रहलाद का जन्म हो जाता है। बाकी डार्विन का सिद्धांत आता है जिसमें शक्तिशाली की ही प्रकृति रक्षा करती है, जीवशास्त्रीय अध्ययन कहलाता है। हैरिसन ने तितलियों पर अध्ययन किया था। विलियम मैकडोगल ने चूहों पर अध्ययन किया था। तो चूहों ने 165 बार गलती की थी और संतति ने केवल 25 बार ही गलती की थी। तो ये भी बहुत मोस्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया वातावरण होती है, ये कहा था रच ने। आगे है चेतन पदार्थ की किसी इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन और अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं, ये कहा था एलियट ने। मृत्यु तक ग्रहण की जाने वाली उत्तेजनाओं का योग, ये कहा था वेल्ड ने वातावरण के बारे में। विभिन्नता या असमानता का सिद्धांत, डार्विन
और लेमार्क ने इसका समर्थन किया था, जैसे काले पिता की गोरी संतान हो जाती है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है, ये कहा था गेसेल ने। विकास के जैसे सामान्य सिद्धांत हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सहसंबंधता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, चक्राकार विकास, वर्तुलाकार या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। दिशा होती है मस्तकोदमुखी, यानी सिर से पैर, अंदर से बाहर, केंद्र से परिधि, इस प्रकार से विकास की दिशा होती है। बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास की। अभिवृद्धि स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये एक पक्षीय होती है, शारीरिक पक्षीय। संकुचित अवधारणा संकीर्ण होती है, मापन संभव होता है, निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, मात्रात्मक होती है। विलियम हरलॉक ने कहा था मात्रात्मक, इसका मापन संभव है, ये सोरेनसन ने कहा था। सदैव रचनात्मक होती है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसकी सीमा होती है 18 से 20 वर्ष तक, ये बाद में रुक जाती है। ये कोशीय वृद्धि होती है इसमें। दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि इसकी दिशा निश्चित होती है मस्तकोदमुखी। ये बहुपक्षीय होती है, रचनात्मक विनाशात्मक दोनों हो सकती है। ये सामाजिक और जटिल प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यापक अवधारणा होती है, एकीकृत होता है, महसूस किया जा सकता है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये लचीली होती है, इसमें परिवर्तनीय होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये चलती है। आगे बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास परस्पर पूरक है। अभिवृद्धि विकास की प्रक्रिया है, अर्थात विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। फ्रैंक ने कहा था कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक, इसने कहा था कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। आगे बात करते हैं श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने अभिवृद्धि मात्रात्मक जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, ये भी कहा था। अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लाया नहीं जा सकता, जॉन डीवी ने कहा था। वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला प्रत्येक कारक वातावरण है, एनास्ट्रे ने कहा था। वातावरण जन्म से मृत्यु तक ग्रहण की सभी उत्तेजनाओं का योग है, ये कहा था बोरिंग, लैगफील्ड और वेल्ड ने। वातावरण संबंधी अध्ययन किया गया था दीना, कमला, रामू, इन तीनों भेड़ियों पर, दीना, कमला और रामू। विकास के दृष्टिकोण में परिपक्वता और अधिगम परस्पर पूरक है, यानी कि डी बराबर होता है एफ एम और एल, फंक्शन ऑफ एम एल। आगे बात करते हैं रोस के अनुसार बालक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। आगे बात करते हैं विकास की कुछ अवस्थाएं दे रखी है, उन अवस्थाओं को अपन फटाफट देख लेते हैं। तो अवस्थाएं हैं गर्भावस्था जो 280 दिन की होती है, 9 माह 10 दिन की होती है या 40 सप्ताह की होती है। इसमें होता है युक्ता शुक्राणु या बीज का अंडाणु में प्रवेश करने से जो आकृति बनती है उसको युक्ता कहते हैं। जाइगोट होता है, संयुक्त कोष होता है, एक कोशीय संरचना होती है और जीवन की शुरुआत होती है। सुई की नोक के बराबर इसका आकार होता है। शुक्राणु या बीज को पोषण देने वाला होता है और युक्ता की दीवार से उत्सर्जित होता है, वो कहलाता है योक। 15 दिन की जो अवस्था होती है वो होती है बीजावस्था, जिसमें 32 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अपरा नाल या प्लेसेंटा जो भ्रूण को पोषण देती है। भ्रूण 3 परतों में बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे ऊपरी परत होती है, मेसोडर्म मध्य की होती है, एंडोडर्म नीचे की होती है। एक्टोडर्म में होते हैं बाल या त्वचा, फिर मांसपेशियां होती है और फिर होते हैं हृदय और मस्तिष्क एंडोडर्म में। गर्भकाल में 2 माह तक सभी अंग लगभग बन जाते हैं। 6 माह तक पूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है जो वातावरण से प्रभावित होना शुरू कर देता है। बात करते हैं कुछ हार्मोन की, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये गर्भधारण के लिए जिम्मेदार रहता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये गर्भ की दीवार में संकुचन पैदा कर जन्म की परिस्थितियां पैदा करता है। प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है और गर्भ की दीवार से प्लेसेंटा का संपर्क तोड़ता है, ऑक्सीटोसिन। रिलैक्सिन हार्मोन ये प्रसव में सहयोगी है और जननाल को बड़ा करता है। बाकी ये अपने थोड़े काम के नहीं हैं। आगे है अधिगम के बिना विकास संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों परस्पर पूरक हैं। धूम्रपान वाले माँ के बेटे की ऊंचाई कम होती है, ये कहा था गोल्डस्टीन ने 1971 में। और एवेरोन का एक जंगली बालक जिसे भेड़िया उठाकर ले गया था, ये वातावरण के बहु प्रभाव का उदाहरण है।
हम बालक की ऊंचाई 1 हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम बालक की ऊंचाई को 1 हाथ तक नहीं बढ़ा सकते, ये कहा था थॉमसन ने। आगे बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष से भी दुगना सीखता है, ये कहा था गेसेल ने। बालक की आंख, हाथ, पैर उसके प्रथम शिक्षक है, ये कहा था रूसो ने। खतरनाक अवस्था या नेमिंग या एक्सप्लोजन, ये जीन पियाजे ने कहा था। अपीलीकारक अवस्था इसको कहा था हार्लॉक ने। गंदगी की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक होती है। सीखने का आदर्श काल या उत्तम काल कहा था वैलेंटाइन ने कहा था। सर्वाधिक ग्रहणशीलता होती है इसमें। भावी जीवन की आधारशिला सिगमंड फ्राइड ने कहा था, जीवन की नींव होती है। शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, ये वाटसन ने कहा था। कल्पना लोक में विचरण का काल होता है। खिलौनों की अवस्था होती है और बचपन होता है। इन्फेंसी अनुकरण और अनुसरण की अवस्था होती है। प्रबल जिज्ञासु काल होता है। उदासीनता की अवस्था होती है। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था होती है, यानी विनैतिक होती है। आत्मकेंद्रित और स्वकेंद्रित, इसमें बालक आत्मकेंद्रित स्वकेंद्रित होता है। स्वार्थ भावना की अधिकता होती है और क्षणिक संवेगों की अवस्था होती है। श्रीमती गुड एनएफ ने कहा था कि 3 वर्ष तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है, 3 वर्ष तक। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि 4-5 वर्ष तक जो बनना होता है वो बालक बन जाता है। जीन पियाजे ने कहा था कि 15-16 वर्ष तक बुद्धि का अधिकतर विकास हो जाता है। थॉर्नडाइक ने 18 वर्ष तक कहा था और क्रो एंड क्रो ने 20 से 25 वर्ष तक कहा था। हृदय की धड़कन 140 बार धड़कती है। आगे बात करते हैं। ब्रिजेज ने कहा था कि 2 वर्ष तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। प्रथम जो संवेग होता है वो होता है आपका उत्तेजना संवेग प्रथम संवेग होता है, और अंतिम जो संवेग होता है वो होता है ईर्ष्या। शैशवावस्था में क्रोध संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है और 2.5 वर्ष के बाद में भय संवेग भी पैदा हो जाता है। खिलौनों का काल होता है पूर्व बाल्यावस्था। आगे बात करते हैं अपन 20वीं सदी बालकों की सदी होती है। 20वीं सदी बालकों की सदी होती है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न की दशा में होता है, थॉर्नडाइक ने कहा था। आगे है शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, एडलर ने कहा था। और जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक भावी जीवन का शिलान्यास करता है, स्ट्रेंग ने कहा था। शिशु कल्पना का नायक होता है, ये कहा था रोस ने। बाकी की अपन नोट्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस तरह से मनोविज्ञान को हम बहुत ही शानदार तरीके से पूरे करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिए। जय भारत, जय राजस्थान।